नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिल्मी रिव्यू में। और आज हम ऐसे प्रखंड विद्वान ज्योतिषी की भविष्यवाणी का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसकी 10 भविष्यवाणियां आपके दिमाग को हिला के रख सकती है, जिसकी 10 भविष्यवाणियां आपको जीता जागता आपकी जमीन दिला सकती है, क्योंकि उसकी 10 भविष्यवाणियां ही सफल हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि वो 10 भविष्यवाणियां सफल हुई या असफल हुई, वो किस तरह की है। तो फ्रांस में 14 दिसंबर 1503 को जन्मे नास्ट्रेदामस ने अपनी पुस्तक में 12 सेंचुरी यानी 1200 चतुष्विद्या लिखी है। उनमें से अब मात्र 1955 अस्तित्व में हैं। इनमें से लगभग 3000 भविष्य कथनों का वर्णन है। गत 50 वर्षों में उनकी 800 भविष्यवाणियां सत्य की कसौटी पर सही उतरी हैं। सेंचुरी में सन 3397 तक के समय काल की भविष्यवाणियां की गई है। फ्रांस के मेस बाबाहन ने 4 मई 1555 को फ्रांसीसी भाषा में नास्ट्रेदामस की पुस्तक का प्रकाशन किया था। पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व इतनी प्रसिद्धि नास्ट्रेदामस पा चुके थे, इतनी ख्याति नास्ट्रेदामस पा चुके थे कि चूंकि प्रकाशन की दिनांक को इतनी लंबे कतारें लगी उनकी पुस्तक को खरीदने के लिए कि प्रथम दिन में ही सारी पुस्तकें समाप्त हो गई। नास्ट्रेदामस ने अपनी सेंचुरी के बारे में बताते हुए लिखा था, जो कुछ मैं कह रहा हूं आने वाला समय बताएगा कि मैं सही था। मैंने जनहित में अपने भविष्य कथनों को उलझे हुए वाक्यों में लिखा है, जिससे प्रभु इच्छा होने पर लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने यह देवी की प्रेरणा से किया है। विश्व अनेक त्रासदियों को झेलने वाला है, जैसे कि मैंने अपनी भविष्यवाणियों में स्थान एवं समय को गुप्त रखकर प्रतीकों द्वारा स्पष्ट किया है। सन 1566 में नास्ट्रेदामस की मृत्यु हुई थी। आओ जानते हैं नास्ट्रेदामस द्वारा भारत के संबंध में की गई 10 भविष्यवाणियों को, जिसमें से कुछ चूंकि घटित हो चुकी है और जो घटित होने वाली है। तो सबसे पहले नंबर पे हम जो भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं वो है इंदिरा जी की मृत्यु की भविष्यवाणी का कथन। निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी। 6 से 74 सन 1977 के आम चुनाव में इंदिरा जी की पराजय हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किंतु 1980 में वे वापस सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बनी। जब उनकी हत्या कर दी गई उस समय उनकी आयु 67 वर्ष की थी। और जो अब दूसरी हम आपको भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं उनकी, वो है राजीव गांधी जी के मृत्यु के संकेत। राजज्ञा से एक उत्पन्न वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के पश्चात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बर्बर सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देना। कोयल से काली महिला उस विस्फोट से अचानक गायब हो जाएगी और धीरे धीरे महान लोग क्रोध हो जाएंगे। संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी ने अपनी माता इंदिरा जी की सहायता करने हेतु राजनीति में आए। सन 1984 में इंदिरा जी की हत्या के पश्चात वे कांग्रेस के नेता बने और प्रचंड बहुमतों से जीतकर प्रधानमंत्री बने। 7 वर्ष सन 1991 में उनकी दिल दहला देने वाली हत्या की गई। हत्या करने वाली महिला कोयल से भी काली थी। उसके इस कृत्य से वेनिस अर्थात इटली
सोनिया गांधी इटली से ही आतंकित हो गई। इसके बाद कमजोर सत्ता पा जाएंगे। अगले पन्ने पर जो तीसरी भविष्यवाणी है वो है कि बाढ़ के बाद आएगा एक ऐसा साल जब दो मुखिया चुने जाएंगे। इनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा, वह कलंक से बचने को ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने और कोई चारा नहीं होगा। पहले मुखिया को बनाने वाला घर भंग हो जाएगा। विद्वान लोग इस भविष्यवाणी को विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल से जोड़कर देखते हैं। चंद्रशेखर और देवीलाल सत्ता में आए। चंद्रशेखर ने दबाव के चलते इस्तीफा देकर कलंक से बचने का कार्य किया, जबकि चौधरी देवीलाल उनका साथ ना देते तो क्या करते। लोकसभा भंग हो गई और फिर मध्यावधि चुनावों की घोषणा हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के पद पर 7 माह तक ही रहे। उन्होंने जनता दल से कुछ नेता लेकर समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की। यदि हम महान बाढ़ की बात करें तो हाल ही में एक तो कश्मीर में और दूसरी केदारनाथ में बाढ़ आई थी। उसके बाद देश की परिस्थितियां बदलती गई। नई सरकार में नरेंद्र मोदी की समक्ष चुनौती बढ़ती गई। हालांकि पहले मुखिया को बनाने वाले का घर भंग हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति तो नहीं है। इसीलिए यह भविष्यवाणी चंद्रशेखर पर ही फिट बैठती है। अगले पन्ने पर चौथी भविष्यवाणी, एक दूसरे से अजनबी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे। एक ऊंचे सपने और आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। एक किला आज़ाद करा लिया जाएगा और हुकूमत देखते रह जाएगी। भारी मारकाट से वह बौखला जाएगा। एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छिपकर जाएगा और अलग भाषा व संस्कारों वाले लोगों को की मदद से अपने देश के 1000 लोगों को रास्ता दिखाएगा। वह एक युद्ध में भाग लेगा जिसमें बहुत से मारे जाएंगे। इस भविष्यवाणी का पहला हिस्सा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। दूसरा हिस्सा है व्याख्याकार के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखते हैं। बोस ने ही अपने देश से दूर दूसरे देश जापान और जर्मन में जाकर वहां के शासकों से मदद से भारत आज़ाद कराने का सपना देखा था। उन्होंने अपनी एक फौज का निर्माण भी किया था और एक युद्ध में भी भाग लिया था। जापानी सैनिकों के साथ उनकी आज़ाद हिंद फौज रंगून से होती हुई थल मार्ग से 18 मार्च 1944 ईस्वी की कोहिमा और इस्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई। जापानी वायुसेना से सहायता न मिलने के कारण एक भीषण लड़ाई में भारतीयों और जापानियों की मिली जुली सेना हार गई और उसे पीछे हटाना पड़ा। इस सेना ने 1943 से 1945 तक शक्तिशाली अंग्रेजों से युद्ध किया था तथा उन्हें भारत का स्वतंत्रता प्रदान कर देने के विषय में सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। अगले और पांचवी भविष्यवाणी, एक समय ऐसा आएगा कि जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को तबाह कर देंगे और पुस्तकें वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं आ पाएगा। बर्बन आक्रमणकारियों के हमले में भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला की विश्वविद्यालय नष्ट हो गए थे। हजारों मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया था। यह बात सर्वविदित है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने अखंड भारत के आधे हिस्से की हिंदू और बौद्ध सभ्यता को लगभग नष्ट कर दिया था। अब जो हम छठी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं वो यह इस प्रकार है कि 3 और घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा। 3 और समुद्र से भारत
ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिससे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। भारत में पहले भी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म हो चुका है। तत्कालीन समाज को काफ़ी प्रभावित किया था। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है। कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित। सातवीं जो भविष्यवाणी है, 5 नदियों में प्रख्यात द्वीप राष्ट्रीय में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण है या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इसे कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। भारत में वैसे तो कई प्रसिद्ध नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा आदि। लेकिन पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब अर्थात जहां 5 नदियां बहती हो। पूर्व में से इसे पंचनद प्रदेश भी कहा जाता है। पंजाब प्राचीन काल से धरती की राजनीति का मुख्य केंद्र भी रहा है। ये 5 नदियां हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इन 5 नदियों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। तो क्या पंजाब से होगा महान राजनेता? पंजाब के इतिहास को देखें तो गुरु नानक देव, गुरु तेगु बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियों का इसे क्षेत्र में ताल्लुक है। 8वीं जो भविष्यवाणी है कि शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान सायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। उक्त भविष्यवाणी से लगता है कि उस महापुरुष का नाम सा से शुरू होगा। वरण या शरण जैसे नाम तो भारत में ही होते हैं, लेकिन शायरन नाम जरूर अजीब है। नास्ट्रादामस ने अंग्रेजी में चियरन लिखा था। इस दौरान एलस नाम से एक और व्यक्ति होगा जिसकी बर्बरता के बारे में लिखा गया है। उसका हाथ अंततः खूनी एलस तक पहुंच जाएगा। समुद्री रास्ते भागने में भी नाकाम रहेगा। 2 नदियों के बीच सेना से उसे घेर लेगी। उसके किए गए सजा क्रुद्ध काला उसे देगा। पैगंबर के कुल नाम के अंतिम अक्षर से पहले के नाम वाले सोमवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। अपनी जनता को करों से आज़ाद कराएगा। पैगंबर तो एक ही है, मोहम्मद। उनके कुल का नाम है हाशमी था। हाशमी की अंतिम अक्षर की पहले सा यानी जिस नेता के प्रादुर्भाव की बात कही जा रही है उसका नाम सा से शुरू होने वाला चाहिए। यदि हम कुल का नाम ना माने तो मोहम्मद की अंतिम अक्षर के पहले माँ आता है। 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। एक जलवायु आकाश, धरती और धरती के भीतर जीवों के लिए उपयोगी होती है। दूसरी जलवायु पानी और पानी भरे स्थानों के लिए उपयोगी होती है। लेकिन तीसरी जलवायु तो अंतरिक्ष की ही हो सकती है जहां जीवन पनपना असंभव होगा। माना जाता रहा है कि उक्त वर्ष में किसी ऐसे युद्ध की आशंका है जिसके चलते न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र में तत्काल ही जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा कौन करेगा? एशिया का महान शक्तिशाली नेता। धर्म बटेगा, लोगों को काले और सफ़ेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ते। रक्तपात, बीमारियों का अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। सांप्रदायिकता और शत्रुता के लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक विचारधारा को मान लेंगे। 17 साल के भीतर 5 पोप
बदले जाएंगे, तब एक नया धर्म आएगा। अब जहाँ तक एक ही विचारधारा को मानने की बात है, तो ओशो, रजनीश जैसे संतों को भारत, चीन सहित समूचे पश्चिम ध्यान से पढ़ा जाता है और उनके विचारों को विश्व में नए नए तरह के धार्मिक क्रांति होने लगी है। महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज। एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात और एक महान पोप अपना मुल्क छोड़ देगा। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने अचानक इस्तीफा दे दिया और मुल्क छोड़कर चले गए। 85 साल के पोप वैसे ही कमज़ोर हो रहे थे। इसमें पहले पोप जॉन पॉल द्वितीय 26 साल अपने पद पर रहे। यहाँ वहाँ साल रहा, जबकि दूसरे पोप का चयन हुआ है। हम 9वीं भविष्यवाणी जो कर रहे हैं वो यह इस प्रकार है। सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा। ए तथा ए से घायल 2 लोग। चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम। दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंदू महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। आगे के वाक्य की व्याख्या करना कठिन है, लेकिन नास्ट्रादामस ने अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म में उत्थान की बात कही है। लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूर्व का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी अपने दंड का प्रहार करेगा। 10वीं भविष्यवाणी पे आते हैं हम। नूरब रजेश के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध दक्षिण पश्चिम एशिया में जब पश्चिम देशों की संयुक्त सेना अभियान शुरू करेगी तो मध्य पूर्वी सैनिक उपनिवेशों के पास गंगा नदी के मुहाने पर और खाड़ी के आसपास संघर्ष होगा। हो सकता है पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत की सीमा में घुसपैठ कर गंगा नदी के मुहान तक पहुंच जाए। तृतीय विश्व युद्ध के संदर्भ में नास्ट्रादामस लिखते हैं कि ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। चीन का धर्म और वहां की सरकार अनिश्वरवादी है। हाल ही में चीन द्वारा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से घनिष्ठता बढ़ाकर भारत की घेराबंदी करना इस बात की सूचना है कि चीन के इरादे नेक नहीं है। एक सेनापति उत्सुकतावश पीछे के भागती दुश्मन सेना की फौज का पीछा करेगा। वह उसके बचाव चक्र को भेदता हुआ अंततः उन्हें रोक देगा। वे पैदल भागेंगे मगर उनसे अधिक दूर नहीं होगा। वह अंतिम जंग गंगा के किनारे होगी। गंगेज नाम से फ्रांस का एक कस्बा भी है, लेकिन किनारे शब्द का इस्तेमाल तो किसी नदी के लिए ही होता है। इसीलिए व्याख्याकार इसे भारत के संदर्भ में लिखी गई भविष्यवाणियां मानते हैं। भारत, फ्रांस, जॉर्डन आज़ाद करा जाएंगे। निर्दयी शक्तियों का सुदूर पूर्व में विनाश होगा। गंगा, जॉर्डन, फ्रांस और स्पेन को हड़पने वाला साम्राज्य खत्म हो जाएगा। समुद्र में खून और लाशें तैरती देखेंगी। यह सवाल यह है कि भारत जैसे समर्थ देश के तृतीय विश्व युद्ध में कमजोर होने की संभावना किस तरह है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, राजनीतिक नेतृत्व के कमजोरी और दूसरा आंतरिक कारण और अपनी आपसी फूट में उलझे रहने वाले कारणों में उलझे रहने वाले भारत का अपनी सीमा और कभी ध्यान नहीं दे पाना। संदर्भ है अंकित कुमार शर्मा की पुस्तक नास्ट्रादामस की संपूर्ण भविष्यवाणियां, डायमंड पागडे बुक्स। दोस्तों, आज जो हमने आपको भविष्यवाणी बताई है, यह नास्ट्रादामस की 10 अचूक भविष्यवाणियां हैं जिनमें से कुछ सत्य हो चुकी है और कुछ सत्य होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको यह भविष्यवाणी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को नीचे जाकर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी भविष्यवाणियां अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल पर आते रहें। जय हिंद, जय भारत।